नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परस्पर विश्वास और सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने की जताई प्रतिबद्धता। चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से प्रतिभा सेतु के बारे में लेकर सोलर क्रांति तक का किया जिक्र। वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए त्योहारी सीजन में स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ितों के प्रति व्यक्त की संवेदना। मन की बात कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव एजेंसियों का काम सराहा। गुजरात दौरे पर अमित शाह अहमदाबाद के औगरज गांव के गोता वार्ड में नवनिर्मित अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का किया लोकार्पण। कई और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हो रहे शामिल। और खेल की खबरों में फिट इंडिया अभियान के तहत देश भर में संडेज ऑन साइकिल का आयोजन। 10,000 से अधिक स्थानों पर साइकिल के जरिए सड़कों पर निकले देशवासी। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी राष्ट्रपति के साथ बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ये महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक चीन के त्यानजिन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष कजान में चीनी राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा मिली और सीमा पर शांति स्थिरता बनी हुई है। पीएम ने विशेष दूत स्तर की वार्ता से दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन के सहयोग से 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं। पीएम ने कहा कि इस द्विपक्षीय सहयोग से पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। पीएम ने परस्पर विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। एक्सेलेंसी, हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए चीनी राष्ट्रपति ने भारत और चीन के दो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात की और कहा कि ये दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। चीनी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के नागरिकों के कल्याण की साझा जिम्मेदारी का जिक्र किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी वाले सौहार्दपूर्ण संबंध को अहम बताया। चीनी राष्ट्रपति ने एक दूसरे की प्रगति में सहयोग के लिए साथ आने पर भी जोर दिया है।
The world today is swept by one single-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. पीएम ने तियानजिन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता काई की से मुलाकात की। बैठक में भारत चीन रिश्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। काई की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य हैं। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जिससे पूरी पृथ्वी का संचालन हो रहा है और आज टेक्नोलॉजी के दौर में यह ऊर्जा किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हम बात कर रहे हैं सोलर पावर की, जिसने किसानों की जिंदगी बदलने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसी सोलर पावर की अहमियत और उपयोग पर रोशनी डाली। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। सूर्य की किरणों का प्रकाश अगर जिंदगी को रोशन कर दे तो फिर उससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज सूर्य की ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के सहयोग से संचालित सोलर पावर किसानों की जिंदगी को जगमग कर रहा है। कमरतोड़ मेहनत का फल अब किसानों के हिस्से आ रहा है। उनकी आय बढ़ रही है और लौटने लगी है उनके चेहरे की रौनक। सोलर पावर से किसानों की जिंदगी भी बदल रही है। वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा है। ये बदलाव आ रहा है सोलर पंप से और सोलर राइस मिल से। आज देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी है। इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार की सोलर दीदी का भी जिक्र किया, जिन्होंने सोलर पंप से अपनी ही नहीं बल्कि एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी। बिहार की देवकी जी ने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। जीवन अनंत है और जीने की संभावनाएं भी अनेक। उन्हीं में से एक संभावना को चुनकर बिहार की सोलर दीदी ने न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि कई जिंदगियों को सुधारा। आज वो पूरे आत्मविश्वास से अपना काम कर रही है, सोलर दीदी बनकर पैसे कमा रही है और सबसे दिलचस्प बात की वो क्षेत्र के किसानों से यूपीआई के जरिए पेमेंट लेती है। अब पूरे गांव में उन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है। सोलर पावर आज किसानों को एक नई राह की ओर अग्रसर कर रहा है और ये नई राह उनके जीवन में खुशहाली ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार के मुजफ्फरपुर की निवासी देवकी देवी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने नाम का जिक्र होने पर खुशी जाहिर की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के कार्यक्रम में सोलर दीदी के नाम से मशहूर देवकी देवी का उदाहरण दिया, जिसने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खेत में सोलर पंप लगाया और बड़े खेतिहार जमीन को एक बार फिर से उपजाऊ बनवा दिया।
प्रधानमंत्री मोदी जी मन के बात में हमर नाम लेलखिन है, यही से हमरा उत्साह और जाग गए है, यही से और हम मन से उत्साह से हम और काम कर सके छी। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई इलाकों में प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने इस मुश्किल घड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय लोग, प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं उन सभी के प्रयासों की सराहना की। आइए देखते हैं। मानसून के मौसम में पिछले दिनों देश के कई राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रकृति के कहर से जनजीवन भारी रूप से प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी को झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। प्राकृतिक आपदा के बाद देश के कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद हैं। प्रधानमंत्री ने संकट की घड़ी से उबारने के हर संभव प्रयास की सराहना की। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। आपदाग्रस्त इलाकों में सामूहिक प्रयासों से जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों के मन में आशा की लौ प्रज्वलित करते हैं। मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस देश के एक एक बाशिंदे के मन में, खास करके देश के युवाओं के मन में एक आशा की ज्योत को प्रज्वलित करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह खेलो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में पहला वाटर स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट हुआ, जहां पे उड़ीसा की एक बच्ची रश्मि साहू गोल्ड मेडलिस्ट बनी। कश्मीर का एक बेटा, एक लेबर परिवार से आने वाला बच्चा मोहसिन खान, वो गोल्ड मेडलिस्ट बना। इन दोनों की गाथा जब प्रस्तुत करी प्रधानमंत्री जी ने, मैं जानती हूँ इसने बहुत प्रेरणा दी है देश के युवा को। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज अहमदाबाद के औंगड़ज गांव के गोता वार्ड में नवनिर्मित अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया।
इस मौके पर उपस्थित जनसमूह ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। अमित शाह ने नवनिर्मित अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों से चर्चा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए और पौधा लगाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इसके बाद अमित शाह ने अहमदाबाद में चांदोड़िया के वंदे मातरम अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का भी वो लोकार्पण करने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में रोजाना हो रही हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहाना है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 3 सितंबर तक हर दिन बारिश होने का पूर्वानुमान जताया। वहीं हरियाणा और पंजाब में 2 सितंबर तक लगातार बारिश होने की संभावना है। हरियाणा पंजाब में नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में बस सेवाएं प्रभावित हुई। झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी बारिश का असर दिख रहा है। आईएमडी ने आज जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश की आशंका के बीच सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जबकि हिमाचल के ऊना, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो नागालैंड, असम, मेघालय में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान जताया और इसके अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यानम के कुछ स्थानों पर 2 और 3 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में भारी बारिश लगातार जारी है। इसके चलते आ रही प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि चमोली में रात से हो रही भारी बारिश कुछ समय से थमी हुई है, लेकिन कई जगह रुक रुक कर हल्की बारिश, घना कोहरा और बादल छाए हैं। वहीं चमोली के नंदानगर घाट बाजार में लगातार भारी बारिश से भू धसाव बढ़ने से प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चमोली के कुंतरी लग्गा फाली क्षेत्र में दरारें आने से एक घर, 3 गौशालाएं ढह गईं। वहीं 16 मकान खतरे में हैं। प्रभावितों को 2 राहत शिविरों में ठहराया गया। भारत तिब्बत और चीन सीमा को जोड़ने वाला ज्योतिर्मठ मलारी मार्ग के बह जाने से यातायात अवरुद्ध हुआ। इसके साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, भनेर पानी, पागल नाला, नंदप्रयाग, कमेड़ा समेत 5 स्थानों में भी यातायात आवाजाही बाधित है। इसके साथ ही इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 58 से अधिक लिंक मार्ग अवरुद्ध है। राज्य सरकार की ओर से बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। इस बीच भारतीय सेना ने तवी नदी पर चौथा पुल, अस्थायी बेली ब्रिज का निर्माण कर दिया। भारी बारिश के कारण नदी में आए उफान की वजह से पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ है। और ऐसे में भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने मोर्चा संभालते हुए मात्र 3 दिन में 110 फुट लंबा बेली ब्रिज तैयार कर दिया। सेना की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों को राहत मिली। जम्मू शहर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर यातायात रुक गया। उधमपुर जिले में प्रशासन और एनएचएआई के अथक प्रयासों के बाद नाले पर अवरुद्ध जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को कल आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, लेकिन बीती रात भारी बारिश के चलते थड़ इलाके में भूस्खलन हुआ और हाईवे दोबारा बंद हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खराब मौसम के बावजूद बहाली का काम लगातार जारी है। उधमपुर की डीसी सलोनी रॉय ने खुद मौके पर मौजूद हुए हैं और राहत और बहाली कार्य की निगरानी कर रही हैं। आवश्यक वस्तुओं ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क आंशिक रूप से जल्द खुल जाने की संभावना है। हिमाचल में धीरे धीरे बारिश का दौर थम रहा है। इसके साथ ही बिखरे हुए आम जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सबसे बुरी तरह प्रभावित चंबा का दौरा किया और नुकसान का जायजा भी लिया। राज्य के अन्य मंत्री और अधिकारी भी प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं। प्रभावितों से मुलाकात कर ढांढस बंधाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नुकसान का भी जायजा लिया जा रहा है। जगह जगह टूट गई सड़कों को दोबारा बहाल करने की कवायद तेज कर दी गई। हालांकि प्रकृति के प्रकोप से जो नुकसान हुआ उससे उबरना अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य में इस प्राकृतिक आपदा की जो भयावहता है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 15 दिनों में ही प्रदेश भर से 3 नेशनल हाईवे समेत 557 सड़कें अवरुद्ध हुई या टूटी हैं। 950 से अधिक बिजली के ट्रांसफार्मर ध्वस्त हो चुके, 250 से अधिक पेयजल की पाइपलाइन नष्ट है। इसके अलावा मोबाइल और टेलीफोन नेटवर्क भी प्रभावित है।
इसी बीच अच्छी खबर यह है कि मंडी के पास अवरुद्ध हुआ मनाली चंडीगढ़ हाईवे शुरू हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद मनाली चंडीगढ़ हाईवे को हल्के वाहनों के लिए बहाल किया गया। पिछले 5 दिनों से लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ने वाला हाईवे जगह जगह टूट गया था और अवरुद्ध हुआ। अब बीआरओ ने लगातार 72 घंटे दिन रात काम कर इस मार्ग को हल्के वाहनों के लिए दोबारा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले का भरमौर कस्बा जिला मुख्यालय से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आज ये जगह बाकी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। भरमौर को चंबा और पठानकोट से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क नेशनल हाईवे 154 चंबा और भरमौर के बीच पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चंबा में राशन और आवश्यक वस्तुएं हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है। वहीं करीब 5000 मणिमहेश यात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित पहुंचाया गया है। हिमाचल के चंबा भरमौर मार्ग में कई स्लाइडिंग पॉइंट्स पर एनडीआरएफ टीमों ने बचाव अभियान चलाया। एनडीआरएफ ने लगभग 200 तीर्थयात्रियों को स्लाइडिंग पॉइंट राख से लोगों को सुरक्षित रूप से इसे पार कराने में सहायता की। वहीं स्लाइडिंग पॉइंट बग्गा से 168 तीर्थयात्रियों को निकाला गया। एनडीआरएफ ने एक्सप्रेस रेस्क्यू मिशन की एक तस्वीर साझा की है। हिमाचल में भूस्खलन और बादल फटने के बाद से हालात से लोग जूझ रहे हैं। वहीं मैदानी इलाके और नदियों के उफान और बांधों से छोड़े जा रहे पानी से इलाके जलमग्न हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। ब्यास नदी पर बने पोंग बांध से पिछले दिनों पानी छोड़ा गया और सतर्कता बरतते हुए कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर सब डिवीजन के 80 से अधिक गाँव को खाली कराना पड़ा। ग्रामीणों को अस्थायी कैंप में रखा गया है। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़कर 205.48 मीटर पहुंच गया। ये पुराने रेलवे ब्रिज पर खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। बताया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज के 45,965 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं वजीराबाद बैराज से 52,710 क्यूसेक और ओखला बैराज पर प्रवाह 55,464 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं असम राइफल्स के जवानों ने मिजोरम के चम्फई के सैंगफुई में बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को एक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटकों के साथ अन्य सामग्री बरामद की गई। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा टल गया। आरोपी और बरामद सामग्री को जांच के लिए मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। असम राइफल्स, भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार उग्रवादियों को मणिपुर के तेंगनोपाल जिले के मोरहे कस्बे की सीमा पर पिलर नंबर 86 के पास गिरफ्तार किया गया। भारत म्यांमार सीमा पर घुसपैठ के प्रयासों को विफल करते हुए 4 उग्रवादियों को पकड़ लिया गया। सुरक्षा बलों ने आगे की कार्रवाई के लिए उग्रवादियों को काकचिंग पुलिस को सौंप दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय खेल महोत्सव के अंतिम दिन आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लिया। खेल मंत्री के साथ संडेज ऑन साइकिल के इस अंक में ध्यानचंद पुरस्कार विजेता और पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे सहित राष्ट्रीय खेल महासंघों से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर लाखों लोगों ने 1 घंटा खेल के लिए समर्पित किया, जो देश की बढ़ती खेल संस्कृति का प्रतीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिन का राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन करा गया। समग्र देश में 10,000 से अधिक स्थानों पर देश के युवा संडे ऑन साइकिल के माध्यम से रोड पर निकले। जब आप साइकिलिंग करते हैं तब आप धरती से जुड़ते हैं। जब आप साइकिलिंग करते हैं तब आप स्वदेशी अपनाते हैं। और इसलिए चलो हम देश के हर नागरिक हर दिन रोज बरोज आपका कामकाज का स्थान दूर न हो तो और सुबह में मॉर्निंग 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करके हम आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करें। मैं कहूँगी कि एक शानदार सुबह रही मेरे लिए, संडेज वाली सुबह। और
जो वाइब्रेंसी, जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही बेहतरीन था. आई थिंक इट इज़ वंडरफुल एंड लुक एट द एंथुजियाज्म एवरीबडी हैज़ बीन शोइंग एंड एवरीबडी हैज़ एक्चुअली शोड अप ऑन अ संडे मॉर्निंग एट 5:30 AM. आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर लॉन्चिंग दिस फिट इंडिया, बिकॉज ये बहुत ज़रूरत है. और जिस तरीके का लाइफस्टाइल चल रहा है, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि गवर्नमेंट साइकिलिंग और बहुत सारे अलग स्पोर्ट्स प्रमोट कर रही है. और मैं भी यही एनकरेज करता हूँ लोगों को कि सबको साइकिलिंग करनी चाहिए और फिट रहना चाहिए. मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वे फिट रहें और देश का नाम रोशन करें. जय हिंद, जय भारत. दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 40वें दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के विजेताओं को सम्मानित किया गया. निशानेबाजों ने इस प्रतियोगिता में जमकर पदक जीते और इस दौरान कई ऐसे युवा चेहरे सामने आए जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को आकर्षित किया. देश में शूटिंग का खेल आज नए आयाम तय कर रहा है. पेरिस ओलंपिक की सफलता के बाद से देश भर में शूटिंग के खेल को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिला. साथ ही खिलाड़ी बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में अपना दम दिखा रहे हैं. वहीं आने वाले दिनों में शूटिंग लीग का आयोजन किया जाएगा, जिससे उन खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा जो अपने बेहतरीन मौके की तलाश में, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देंगे. कम से कम 2000 शूटर्स ने पार्टिसिपेट किया है. बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और दिल्ली को रिप्रेजेंट करने वाले जो शूटर्स हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, हमारे यहाँ 10 साल के बच्चे से शूट ने भी पार्टिसिपेट किया है और 65 ईयर और लेडीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है. ये एक बहुत ही एनकरेजिंग बात है. हमारे भारत के अंदर शूटिंग स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है. जो हमारी यूथ है, चाहे स्कूल लेवल की हो या फिर कॉलेज लेवल की हो, जो भी हैं, यूथ से लेके सीनियर्स मास्टर्स तक, वो सभी इस स्पोर्ट्स के आगे बढ़ते जा रहे हैं. ये दिल्ली स्टेट कंपटीशन था एंड मैंने उसमें टोटल 5 मेडल्स जीते हैं. उसमें से 3 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर है. मेरा विजन ये है कि मेरे को इंडिया के ओलंपिक्स खेलना है और सिर्फ खेलना नहीं है, जीतना है. ये बहुत आगे का विजन है. बट इससे पहले भी मेरे को बहुत सारे पड़ाव पार करने हैं, जिसमें मेरा नेशनल लेवल आता है. उसमें मेरे को जीतना है, मेरे को अपनी टीम में एंट्री लेनी है, मेरे को टीम में जगह बनानी है अपनी. मैंने अभी स्टेट में गोल्ड मेडल जीता और मैं आगे चल के अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ ओलंपिक में, वर्ल्ड लेवल पे. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज मुंबई के चंद्रलोक गणेश उत्सव में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इस वक्त मुंबई आने का मौका मिला. उन्होंने बताया कि गणपति के दर्शन कर उन्हें ये कामना की है कि भगवान हर विघ्न को दूर कर भारत को आत्मनिर्भरता, शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि और विकास प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाएं. गणेश जी हमें नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई ताकत देते हैं. उमंग ताकत के साथ साथ हमने मनोकामना की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी से युक्त भारत, समर्थवान भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, इस ओर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं. इसमें गणेश जी का जो विघ्नहरी है वो विघ्न को दूर करें और पूरी ताकत हम सबको दें, ताकि हम इस काम को 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत को अर्जित कर सके और सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी युक्त भारत बन सके. और फिलहाल समाचारों में इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.